नमस्कार। मैं सरोज नैनीवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। छात्राओं, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कि ग्रामीण समाजशास्त्र हम किसे कहेंगे, इसकी विशेषताएं क्या हैं, विषय वस्तु क्या है इसकी, और ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इसकी भी चर्चा हमने पहले वाले वीडियो में कर ली है। आज हम बात करेंगे कि ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र है इसकी प्रकृति क्या है, यानी इस ग्रामीण समाजशास्त्र को हम क्या विज्ञान मान सकते हैं, क्या ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है, यानी क्या हम ग्रामीण समाजशास्त्र को विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत खड़ा कर सकते हैं, यानी हम इसे विज्ञान मान सकते हैं, अथवा केवल हम इसे एक केवल कला मान सकते हैं, यानी उसे विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये विज्ञान क्या है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें आता है कि विज्ञान। तो विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान का अर्थ होता है कि ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीका। और इस तरीके से, यानी ये जो ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीका है, अगर इस तरीके से, इस पद्धति से किसी भी विषय वस्तु का या किसी भी शास्त्र का विषय का अध्ययन किया जाता है तो वो विषय निश्चित रूप से विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें बात करते हैं हम कि ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, जो कि समाजशास्त्र की ही एक शाखा है, जिसमें ग्रामीण मानव जीवन का, सामाजिक संरचना का, संगठन का, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, क्या यह विज्ञान है? तो विज्ञान की परिभाषा हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले, और इसी के अंतर्गत सबसे पहली परिभाषा लेते हैं हम कार्ल पियर्सन की। तो कार्ल पियर्सन ने द ग्रामर ऑफ साइंस में कहा है कि समस्त विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। यानी इन्होंने भी यह माना कि विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान अध्ययन पद्धति है, ना कि विषय वस्तु या विषय सामग्री। अगली परिभाषा हम लेते हैं स्टुअर्ट चेज की। स्टुअर्ट चेज ने द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखा है कि विज्ञान का संबंध अध्ययन पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। इन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया कि विज्ञान का मतलब तो अध्ययन पद्धति है, वो पद्धति है जिसके माध्यम से हमें अध्ययन करना है, और विज्ञान तो यही है। उसमें किस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, किस विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है, इसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। अब आगे हम कह सकते हैं कि यदि किसी विषय की अध्ययन पद्धति में क्रमबद्धता, कर्म विषयता यानी ऑब्जेक्टिविटी या निष्पक्षता, तटस्थता आदि का सहारा लिया जाता है तो वह विषय निश्चित रूप से विज्ञान है। अब ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान के, यानी ये जो वैज्ञानिक पद्धति है, अध्ययन पद्धति है, इसके कुछ चरण हैं, और अगर इन चरणों को ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ध्यान में रख करके, ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत इन चरणों को प्रयोग में लेते हुए शोध कार्य, अध्ययन कार्य, अनुसंधान कार्य अगर किया जाता है तो ग्रामीण समाजशास्त्र निश्चित रूप से विज्ञानों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब लुंडबर्ग है, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के कुछ चरण बताए हैं। उन्होंने कहा कि विस्तृत भाषा में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं निर्वचन है। यानी उन्होंने ये कहा कि वैज्ञानिक पद्धति के उन्होंने 3 मोटे मोटे चरण बताए हैं। एक तो व्यवस्थित अवलोकन, यानी घटनाओं को अर्थपूर्ण ढंग से, उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। जो तथ्य हमने संकलित किए हैं, जिनका अवलोकन के माध्यम से, जिनको हमने इकट्ठा किया है, उनका वर्गीकरण करना और उसका निर्वचन करना। तो उन्होंने प्रमुख रूप से ये 3 वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताए हैं। अगले चरणों में हम बात कर सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण में को कि लुंडबर्ग ने सोशल रिसर्च नामक जो कृति है उनकी, उसमें इस वैज्ञानिक पद्धति के कुछ चरण बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की है काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण। देखिए, जब हम कोई भी शोध कार्य करते हैं तो उससे संबंध में हम पहले से ही, जब हमने अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ नहीं किया है, बल्कि उससे पहले ही जो भी हम शोध कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में हम एक काम चलाऊ कथन कहते हैं।
तो इसका पहला जो चरण है वो ही ये है कि हमें एक उपकल्पना का निर्माण करना चाहिए। यानी वैज्ञानिक पद्धति का जो सबसे पहला चरण है वो है काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण। दूसरी उन्होंने बात की, दूसरा चरण उन्होंने बताया कि स्वीकृत तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन। यानी जो भी समाज सम्मत जो भी तथ्य हैं, हम अपने अध्ययन के लिए जब अध्ययन क्षेत्र में जाते हैं और हमने उससे पहले एक उपकल्पना का निर्माण कर लिया है, तो अब उस उपकल्पना की सत्यता की जांच के लिए, ताकि हम सिद्धांतों का निर्माण कर सकें, और ये उपकल्पना जो होती है वो सत्य भी हो सकती है अध्ययन के दौरान और ये असत्य भी हो सकती है। तो उन्होंने दूसरा चरण बताया कि स्वीकृत तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन। यानी अब जो सामाजिक जो तथ्य हम एकत्रित करेंगे, उन तथ्यों को एकत्रित कब करेंगे? जब हम उन तथ्यों को अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही उनका लेखन करेंगे, उनको लिखेंगे भी। तीसरा इन्होंने चरण बताया है वैज्ञानिक पद्धति का कि स्वीकृत तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन। जो भी हमने तथ्य इकट्ठे किए हैं उनको हम समानताओं के आधार पर या विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग भागों के अंतर्गत बांटते हैं। और चौथा इन्होंने चरण बताया सामान्यीकरण। यानी अब जो भी हमारे पास में उपलब्ध तथ्य हैं, हमने जिनका वर्गीकरण कर लिया, विश्लेषण कर लिया, अध्ययन कर लिया, अब उनको अपन एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो लुंडबर्ग ने सोशल रिसर्च में वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं। पहला, काम चलाऊ उपकल्पना का निर्माण। दूसरा, स्वीकृत तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन। तीसरा, स्वीकृत तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन। और चौथा बताया है सामान्यीकरण। अब हम बात करें कि अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के अलग अलग चरण बताए हैं, लेकिन सर्वमान्य ढंग से, मतलब एक सामान्य रूप में वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों को स्वीकार किया गया है, अब हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यानी ये जो चरण है वैज्ञानिक पद्धति के, जिन चरणों की अपन चर्चा करने जा रहे हैं, इन चरणों के बारे में सभी जो समाजशास्त्री हैं वो सहमत हैं। तो पहले इसमें बात करें हम अध्ययन विषय का चुनाव। जब भी हम कोई भी अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम किस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं उसका चुनाव किया जाता है। बहुत सारे अध्ययन विषय हैं, तो उनमें से हमें किसी एक को अपनी रुचि के अनुसार चयन उसका करना पड़ता है। तो अध्ययन विषय ऐसा होना चाहिए जो भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं जिस विषय पे, कि वास्तव में वो शोध कार्य के लिए उपयुक्त हो, और जो भी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, है ना, उससे संबंधित जो भी विषय सामग्री है, चाहे वो प्राथमिक स्रोत के माध्यम से इकट्ठी की जाए या जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जो दैत्तिक स्रोत हैं, उनके माध्यम से इकट्ठी की जाए, अनुसंधानकर्ता को उस विषय से संबंधित समस्त लिखित सामग्री का विवरण अपने पास में होना चाहिए, उसके पास में, है ना। और उन सब जो भी उपलब्ध साहित्य है या जो भी विवरण है या पूर्व के सिद्धांत हैं, तो उन सब की सहायता अनुसंधानकर्ता को लेनी चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्ययनकर्ता को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके पूर्ण ज्ञान, जो भी वो अध्ययन कार्य कर रहा है उसके बारे में पूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए। तो पहला चरण हो गया इसका कि अध्ययन विषय का चुनाव। दूसरा इसका चरण है उपकल्पना का निर्माण, यानी अध्ययन से संबंधित काम चलाऊ कथन। तो अध्ययनकर्ता को, शोधकर्ता को, जब वो अध्ययन कार्य करता है तो अध्ययन विषय के चुनाव के पश्चात उसे उपकल्पना का निर्माण करना चाहिए। अब ये उपकल्पना जो है, यानी ये जो काम चलाऊ कथन है जिसे शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपना शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, यानी क्षेत्र में जाने से पूर्व ही बना लेता है, यह उपकल्पना जब वो शोध करता है तब यह सत्य भी हो सकती है और यह असत्य भी हो सकती है। यानी यह कथन जो है, उपकल्पना जो है, वो सही भी हो सकती है और मतलब गलत भी हो सकती है। और उपकल्पना अगर सही साबित होती है तो उसके आधार पर फिर सिद्धांत का निर्माण अपने आप ही हो जाता है। तीसरी बात करते हैं हम इसके अंतर्गत यंत्रों का चुनाव। जो भी हम अध्ययन कार्य करने जा रहे हैं उनसे संबंधित क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या उसके अध्ययन करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स हैं, अनुसंधानकर्ताओं को उन सभी का चुनाव करके, बहुत सारे समाजशास्त्र के अंतर्गत
ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कार्य करने के लिए बहुत सारी प्रविधियां हैं, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं। तो उनमें से अपने अध्ययन जो विषय है उससे संबंधित उसे यंत्रों का चुनाव, टूल्स और टेक्निक्स का चुनाव उसे कर लेना चाहिए। अगला चरण है अवलोकन। देखिए, अवलोकन का मतलब होता है कि अध्ययन विषय को, अध्ययन से संबंधित विषय है या अध्ययन विषय है, उसको देखना। लेकिन देखना कैसे? अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना, ताकि जो भी हम अध्ययन कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं उनसे संबंधित एकदम सटीक जानकारी, सटीक तथ्य हमारे पास में आ जाएं। तो ये जो अवलोकन है यह 3 प्रकार का होता है। सहभागी अवलोकन, दूसरा असहभागी अवलोकन, और एक तीसरे प्रकार का होता है अर्ध सहभागी अवलोकन। इसकी ज़्यादा चर्चा अपन आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। अब जो अवलोकन पढ़ेंगे तब, अभी अपन इतना ही करते हैं कि अवलोकन का प्रयोग करना है। और अवलोकन 3 प्रकार के होते हैं। 5वां अपन पॉइंट लेते हैं इसमें, सामग्री संकलन करना। यानी वैज्ञानिक पद्धति का 5वां चरण है सामग्री को इकट्ठा करना, उसको लेखबद्ध करना। देखिए, कई बार हम क्या अवलोकन तो करते हैं और हमें तब ध्यान रहता है कि हाँ, हम ये सारी चीज़ें हमें याद रहेंगी, अपने अध्ययन विषय से संबंधित हम इसे याद रखेंगे और जब भी अपना प्रतिवेदन लिखेंगे तो उसको लिख लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अनुसंधानकर्ता वो जो तथ्य संकलित किए थे उनको भूल जाता है, क्योंकि मानव है और भूल सकता है, मानव है ना, कमी है मानव की। तो अब क्या करना है कि जो भी हमारे पास में उपलब्ध तथ्य सामग्री आई है उसको हम अपनी लेखनी के माध्यम से उसको लिख लेते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस सामग्री का उपयोग किया जा सके। अगला पॉइंट है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। हम फील्ड में अनुसंधान करता है या हम हैं, अगर हम अपने आप को अनुसंधानकर्ता की जगह रख करके देखते हैं तो, कि अध्ययन विषय से संबंधित हमने तथ्यों का संकलन कर लिया है। हम अध्ययन क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाकर के तथ्यों को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब वो जो तथ्य हैं वो कहीं कहीं बिखरे हुए होते हैं हमारे पास में, तो उन्हें समानताओं के आधार पर अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत विभक्त कर दिया जाता है। यानी वो जो तथ्य हैं उन्हें हम समानताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांट करके उसका गहन अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, ताकि जो भी तथ्य हैं उनके आपस में पारस्परिक संबंध क्या है उनको ज्ञात कर सकें और कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जा सके। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण होता ही है। तो अगला है चरण था कि तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना। अगला इसका चरण है, वैज्ञानिक पद्धति का चरण है सामान्यीकरण करना। यानी अब हमारे पास में जो भी तथ्य थे, जो भी सूचनाएं थी जिनको हमने अपना जो अध्ययन कार्य किया था उसके दौरान संकलित किया था, उसमें उन तथ्यों के पारस्परिक संबंधों एवं कार्य कारण के आधार पर घटना से संबंधित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर हमें, यानी अभी अपन बात करके गए थे कि कोई भी अगर कार्य होता है, कोई भी अगर घटना घटित होती है, कोई भी अगर समस्या होती है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कोई कारण होते हैं। तो उन कार्य कारण के आधार पर घटना से संबंधित जो भी निष्कर्ष हैं, कोई भी समस्या है तो उसके क्या निष्कर्ष हैं, क्या कारण है, क्या परिणाम है और क्या हो सकता है, संभावित क्या हो सकता है, उन सब के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और उन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांतों एवं नियमों की रचना की जाती है। इसका लास्ट, वैज्ञानिक पद्धति का लास्ट जो चरण है, अंतिम जो चरण है वो है प्रतिवेदन। यानी अनुसंधानकर्ता अपने संपूर्ण अध्ययन को एक प्रतिवेदन में प्रस्तुत करता है। इसमें वह अपने अध्ययन का विषय क्षेत्र, अध्ययन पद्धति, उपकल्पना, निष्कर्षों आदि का उल्लेख करता है और भविष्य में अनुसंधान की संभावना का भी इसके अंतर्गत विवरण होता है। अध्ययन के दौरान अनुसंधानकर्ता को क्या क्या समस्याएं आई, किन किन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ा, क्या कमियां थी, अभाव क्या थे और साथ ही सुझाव क्या होंगे, जो भी अध्ययन कार्य किया है उससे संबंधित क्या सुझाव होंगे, इन सभी का उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की। आज हमने केवल बात की कि क्या ग्रामीण समाजशास्त्र को विज्ञान मान सकते हैं, है ना। तो विज्ञान का अर्थ क्या है
है ना। फिर वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने का जो तरीका है, वैज्ञानिक पद्धति जिसको हमने नाम दिया है, उस वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण क्या हैं, उन सब की चर्चा हमने इस वीडियो के अंतर्गत की है। धन्यवाद।